अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी एंटरटेनमेंट से कम नहीं रही। तो वी कांट गो आउट ऑफ अ जॉब है। या फॉर द टाइम बीइंग इट सीम्स सो। इसमें ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इतने हिचकोले हैं और इतनी अनसर्टेनिटी है, जैसे हर वक्त हर थोड़े अरसे के बाद बात क्लाइमेक्स की तरफ जाती है और लगता है अब आएगा क्लाइमेक्स, अब आएगा, लेकिन इसी में कहानी रुख बदल जाती है। किरदार कहते हैं समटाइम्स किरदार बदलते हैं, कहानी वही रहती है। पाकिस्तान के हवाले से शायद एक अरसे से यही हो रहा है। अब जो बात हो रही है वो एक अरसे से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई DGISPR की, गालिबन इससे पहले उन्होंने 5 अगस्त को प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उससे पहले वो कह चुके थे कि हम वक्तन फ़वक्तन मीडिया के साथ राब्ते में रहेंगे। और 12 अगस्त को फिर ये अरेस्ट हुई, जिसे इदारा जाती एहतसाब करार दिया गया। और अब DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बलूचिस्तान रिलेटेड इश्यूज़, अफ़गानिस्तान रिलेटेड इश्यूज़ और इदारा जाती एहतसाब को ज़्यादा टच किया है। ये एरियाज़ हैं जिनमें वो ज़्यादा गए। उन्होंने बताया कितने ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और फ़ौज का 4 मराहिल का प्रोग्राम क्या होता है यूजुअली इन एरियाज़ में जहाँ शोरिश हो। उनसे सहाफ़ियों की जानिब से सवाल जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद स्पेसिफ़िक किए गए, क्योंकि वो जुड़ते हैं फिर हमारी सियासत के साथ भी। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतादिद वाक़यात साबित होने पर फील्ड मार्शल कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, और इस केस में जो भी मुलव्वस हो, उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकी इदारों को भी ये कोर्स फॉलो करना चाहिए। अगर कोई ज़ाती या सियासी मकासद के लिए अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो वो भी जवाबदेह करेंगे। अच्छा, इससे याद आया कि रिटायर्ड साकिब निसार साहब भी मुल्क वापस आ गए हैं, वो भी लैंड कर चुके हैं। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था, एक क्वेश्चन उनसे किया गया कि फैज़ हमीद को जब ISI में उहदे पर लाया जा रहा था तो उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि वो एक सियासी जमात के साथ जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ISI का डायरेक्ट बॉस वज़ीर आज़म होता है, आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का जिक्र नहीं किया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर की इमा पर कानून की आइनी हदूद से तजावुज़ किया रिटायर्ड अफसर पर यह इल्ज़ाम था, जो हमारी प्रेस रिलीज़ में बताया गया, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। बट मेरा सवाल आपसे यह है कि तकरीबन 1 माह के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई 2 दिन पहले, और उसमें ये कहा गया कि कोई फ़र्द फ़ौज के कड़े एहतसाबी निज़ाम से मुस्तस्ना नहीं रह सकता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी अहम है, इसको डिकोड कैसे किया जा सकता है, इसमें किसके लिए मैसेज है? देखिए, टाइमिंग तो जैसे उन्होंने वादा किया था कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो 1 माह के बाद उन्होंने की है, तो आई थिंक दैट्स ओके। इससे ज़्यादा भी करना मुनासिब नहीं है और इससे कम करने के साथ और भी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। और फैज़ के बारे में तो स्पेकुलेशन काफ़ी थी ना, कि अब इतनी देर के बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है, इंक्वायरी शुरू हो गई है एंड सो ऑन। तो ज़ाहिर है क्वेश्चंस तो खड़े थे कि अब कोई फ़ैसला हुआ है कि नहीं हुआ, आप कोर्ट मार्शल करेंगे या नहीं करेंगे, एविडेंस इकट्ठी हो गई है कि नहीं हो गई, तो उसका जवाब तो देना था। तो मेरा ख्याल है वो जवाब तो उन्होंने आज दे दिया कि फ़ैसला हो गया है कि कोर्ट मार्शल करेंगे। पहले ये फ़ैसला नहीं हुआ था, पहले ये थी कि इंक्वायरी थी कि क्या बनता है केस या नहीं बनता। तो आज उनका ये कहना है कि केस बनता है, हमने इंक्वायरी इतनी कर ली है जिसके साथ काफ़ी सबूत मिल चुके हैं कि आर्मी एक्ट की वायलेशन हुई है, इसलिए अब कोर्ट मार्शल का इशू बनता है। अच्छा। जो जवाब उन्होंने नहीं दिया कि जी कितनी देर लगेगी, कब आप शुरू करेंगे, ट्राइब्यूनल कौन से, उसमें कौन लोग होंगे, क्या होगा, वो उन्होंने अभी नहीं किया, क्योंकि जाहिर है कि इट्स टू अर्ली फॉर दैट। अच्छा। मेरा ख्याल है अभी वो इन प्रिंसिपल फैसला हो गया है, हो सकता है अगले 30 डेज़ के अंदर अंदर वो ट्राइब्यूनल भी बना दें और नेम कर दें कि उसमें कोई मेजर जनरल होगा या कोई ब्रिगेडियर्स होंगे एंड सो ऑन, कौन होगा और फिर किस किस को उसके अंदर लेना है। और इनको 1 माह के अंदर अंदर ये भी फैसला करना पड़ेगा कि इमरान खान के साथ क्या करना है, बिकॉज इशू तो यही है ना कि 8 मई जी 9 मई, हाँ, तो इसलिए अगर वो है तो फिर तो खान साहब को इंक्लूड करना पड़ेगा। और इसीलिए खान साहब को भी खदशा है कि ये इनके इरादे नेक नहीं है फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू,
कि इसलिए उन्होंने मेरा रजू किया है हाई कोर्ट के से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एतराज़ात लग गए हैं उनकी दरख्वास्त पे, लेकिन वो भांप रहे हैं। दूसरी तरफ उमर अयूब कह रहे हैं उनका ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालतों में, इतना भी कॉन्फिडेंस उधर है? नहीं, देखिए ये तो कहना ही है ना कि नहीं हो सकता, यही तो उनका मौक़िफ़ होगा अदालत के अंदर। अच्छा। वो अब इसमें खान साहब के लिए दो इश्यूज़ है ना, एक तो ये कि वो जा रहे हैं प्रीएम्प्टिव कि जी मुझे डर है कि मुझे फ़ौजी अदालत में घसीट के ले जाएंगे, तो उसको रोकें आप। अच्छा। वो तो मेरा ख्याल है कोई अदालत नहीं रोक सकती। उसकी वजह यह है कि कानून के मुताबिक है जब तक कोई क्राइम हो ना जाए तो उस वक्त तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए वो बहुत से लोग होते हैं वो जाते हैं अदालत के पास कि जी मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे किसी केस में, तो अदालत उनसे पूछती है क्यों खदशा है आपको, क्या एविडेंस है आपके पास कि आपको किसी ने आके कहा कि आपको गिरफ्तार जा, तो जब तक वो गिरफ्तारी नहीं डालेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो गिरफ्तारी डाल लेते हैं फिर आपका केस बनता है कि हमें प्रोड्यूस किया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या है क्या नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये जो उनकी दरख्वास्त है कि जी मुझे डर है कि मुझे ले जाएंगे फ़ौजी में अदालत में, और कानून के मुताबिक जो भी उनका मौक़िफ़ है अबाउट कानून कि मुझे नहीं ले जा सकते सिविलियन को या मुझे नहीं ले जा सकते, तो वो अदालत उसको एंटरटेन नहीं करेगी। अच्छा। अलबत्ता जब ले जाएंगे और ट्रायल हो जाएगी तो उसके बाद जबकि वर्डिक्ट कोई आएगा तो फिर जो तारीख़ हमें ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके ऊपर और आसानी कर सकता है, नज़रसानी कर सकता है और क्या जी आपने सही कन्विक्ट किया है कि नहीं किया। अच्छा। क्योंकि हाल ही में पेशावर हाई कोर्ट में 3-4-5 साल पहले बहुत से टेररिस्ट को कन्विक्ट किया गया था और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने उसको चैलेंज किया, उन्होंने जाके वहाँ चैलेंज किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया केस और एक किस्म का दब ही गया था केस, 1-2 लोगों को छोड़ दिया, बाकी लोगों को रहने दिया कन्विक्शन के अंदर। तो अभी ये ग्रे जोन है। अच्छा। मगर अब वहाँ तक तो अभी हम पहुँचे नहीं हैं, तो इसलिए इट्स प्रेमेच्योर टू टॉक अबाउट दिस। बट ये क्लियर हो गई कि अब जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होगा। अच्छा। एविडेंस काफ़ी इकट्ठी कर ली है और इकट्ठी कर रहे हैं, ये नहीं उन्होंने कहा कि सारी होगी कंप्लीट। हाँ। क्योंकि अभी खान साहब के बारे में फैसले होने हैं ना कि खान साहब का क्या राब्ते थे, क्या था क्या नहीं था, क्या वॉज देयर अ कंस्पिरेसी टू अंडरमाइन द आर्मी एंड इंस्टिगेट रिवोल्ट और रेबेलियन, एंड तो ये सारी चीज़ें होगी। अब मेरा ख्याल है कि इसका आगे जाके हमें पता चलेगा अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं किसी किस्म के भी बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान, जो खान साहब चाह रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है हमसे नहीं होंगे, आप गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहे तो करें। अच्छा। हमसे नहीं हो सकते, तो वी हैव टू वेट एंड सी कि वो जो सारी इनिशिएटिव है या वो कहाँ जाता है। वेट एंड सी टिल लाइक 3 वीक्स हो गए अरेस्ट को? नहीं, वेट एंड सी तो 2-3 महीने और हो सकते हैं। अच्छा। रिगार्डिंग दिस मैटर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात किस रुख चलते हैं? 2-3 माह और इसमें लग सकते हैं। और क्योंकि मेरा ख्याल है वो फैज़ के ऊपर चार्जशीट नहीं लगाएंगे उस वक्त तक जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा कि खान को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। अच्छा। और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने भी कहा कि फ़ौज मफरूज़ों की बुनियाद पे तो नहीं करती कार्रवाई, यही बात आज DGISPR से जब सवाल हुआ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फ़ौजी तहवील में उन्हें लिया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि आपका सवाल मफरूज़ों पे मबनी ऐसा हो सकता है या नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्विस हो, खा उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये कहना कि ISI का डायरेक्ट बॉस वज़ीर आज़म होता है, ये एम्प्लॉय क्या करता है? नहीं, वो मेरे ख्याल सवाल ऐसा पूछा गया था कि अगर फैज़ इतना करप्ट था या इस किस्म का शख्स था तो आप लोगों ने उसको क्यों DGISI लगाया। हाँ। ये सवाल था। हाँ। तो उसका जवाब ये था कि जी हमने तो नहीं लगाया, वो तो इमरान खान ने लगाया था। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर। मगर ये कोई मतलब सवाल भी वैसे अहम ही था। अच्छा। और जवाब भी अहम ही था। तब से हमारा नहीं, वो गल है कि देखिए एक ही मुझे तारीख में एक केस याद आता है जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कोई DGISI 2 केसेस जो DGISI वो लगाए जो कि फ़ौज को मंजूर नहीं थे या खुश नहीं थी फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। की जो लीडरशिप है। एक बेनज़ीर भुट्टो साहब ने लगाया था। अच्छा। एक रिटायर्ड जनरल को और उनको पसंद नहीं आई थी जनरल शम्स रहमान कल्लू को, तो वो इनको बात पसंद नहीं आई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने फिर जनरल भट्ट को लगाया। अच्छा। ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाया। अच्छा। तो वो भी इनको बात पसंद नहीं आई, इन्होंने ना कल्लू को चलने दिया ना भट्ट को चलने दिया। और फिर एक और केस था जहाँ 3 नाम भेजे थे जनरल आसिफ नवाज ने जो कि आर्मी चीफ थे। अच्छा। इन दी अर्ली 90s 91 to 93 और फॉर DGISI। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था नहीं 5 नाम भेजें, 3 काफ़ी नहीं है। तो उसे शक पड़ गया कि शायद नवाज शरीफ साहब को अपना को बंदा ढूंढ रहे हैं।
तो उससे फिर उन्होंने ये भी कहा था कि फ़लाने का नाम भी डालें। अच्छा। तो वो फ़लाने का नाम जब डाल दिया गया तो 5 बना के फिर भेजी गई, फिर से फाइल गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और डिफेंस से आगे 5 की। वो 5वां नंबर पे जो था जनरल नासिर, तो उनको फिर वो इस्लामिस्ट थे और उस वक्त नवाज शरीफ साहब बड़ी अपनी इस्लामिक किक पे थे, और तो उन्होंने फिर उनको सेलेक्ट किया। मगर वो फिर मुझे याद है कि जैसे कल्लू को और ज़ियाउद्दीन भट्ट को नहीं चलने दिया इंस्टीट्यूशन ने, नासिर को भी कुछ अरसे के बाद रिमूव करना पड़ा, खासकर जब नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हो गई तो उनको भी रिमूव करना पड़ा था, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो आमतौर पे ये नहीं गलती की जाती कि अगर इंस्टीट्यूशन कहे ये 3 नाम है इनमें से एक ले लें तो ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे और अपना कोई लगाएंगे तो इंस्टीट्यूशन उसको चलने नहीं देगी, बिकॉज इंस्टीट्यूशन ये समझती है कि फ़ौजी जो है इसकी पहली लॉयल्टी इज़ टू द आर्मी एंड सेकेंड लॉयल्टी इज़ टू द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स the army chief, the DGISI. So this is the way it is. Even the army chief. And army chief भी तो वही लगाते हैं, मगर ये है कि जैसे ही वो आर्मी चीफ लगाते हैं तो वही हैं। उस वक्त 3 नाम जाते हैं या 5 नाम जाते हैं, और वहाँ भी आपने देखा, इसकी भी एक तारीख है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट उस वक्त गुलाम इसाक खान थे, तो उन्होंने जो नाम वो भेजते थे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो फलाना चाहिए। उसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े हो गए। तो ये भी होता है कभी कभी कि रियासत के इदारे जो हैं, प्रेसिडेंसी जब पावरफुल थी अंडर द 8th अमेंडमेंट, तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट चाह रहा था कि फ़लाने को लगाया जाए। आर्मी चीफ और नवाज शरीफ साहब कहते थे नहीं मैंने फ़लाने को लगाना है। उसमें भी कोई लड़ाई झगड़े हो गए, जब बाद में जाके इस ऐसी स्टेज आई कि प्रेसिडेंट ने नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी और नवाज शरीफ ने, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिस्टोर कर दिया, और नवाज शरीफ फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। फिर आर्मी चीफ जो प्रेसिडेंट ने लगाया था वो और DGISI उस वक्त गए सोटियाँ पकड़ के अपनी, और एक दोनों को कहा तुसी दोनों कर जाओ तो हम नई इलेक्शन आते, तराजू बराबर कर दिया। अच्छा, यानी इस मामले को लेकर कितने सेंसिटिव मामला हैं और कैसे कैसे वाक़यात हमारी तारीख में भरे हुए हैं, लेकिन मुश्किल है कि कोई इससे सबक सीखता हो वो। लेकिन आपकी बात है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं वहाँ पर आकर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव। ये 9 मई का इशू, इसके ऊपर हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, इमरान खान साहब के बकौल ये इस हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर 9 मई ख़त्म हो जाएगा तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हो सकता है 9 मई पर फैज़ हमीद और बानी PTI के राब्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकता है। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 9 मई पर बड़े बड़े वादा माफ़ गवाह तैयार हैं, इतने बड़े बड़े वादा माफ़ गवाह तैयार हैं कि अब आपका बचना नामुमकिन है। ये नून लीग को यकीन है, लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। नहीं, वो देंगे भी नहीं क्लू आपको, वो उस वक्त तक क्लू नहीं देंगे जब तक उनके पास फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होगी। और वैसे भी वो अपना हाथ पहले क्यों दिखाएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये जो अब्बासी साहब और राणा साहब कह रहे हैं, अब्बासी साहब ने पूछा होगा किसी से, और भी फिर की करते पे हो, कुछ करना भी चाहिए कि नहीं। अच्छा। ड्रामा ये तो क्या, नहीं सर बड़ा कुछ मिल गया। अच्छा, तो कोई वादा माफ हुआ? ओ सर बिल्कुल सर। अब वो जो सर करके कह रहे हैं, ये सब हवा में बातें। अच्छा, ये दीज आर ऑल स्टोरीज। अच्छा, हाँ, वादा माफ गवाह भी होंगे, अब मगर कौन होगा कौन नहीं होगा, 1 होगा 2 होंगे 3 होंगे, क्या होगा उनकी एविडेंस जो है उसकी क्या कितना वजन होगा, इज ऑल रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा, मगर ये है कि नून लीग की तरफ से जो बातें हो रही हैं, जो राणा साहब बात कर रहे हैं या जो अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, वो जाहिर है कि वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना केस अगेंस्ट द जनरल कि हाँ बहुत कुछ है बट मेरा ख्याल है जो कुछ भी है वो फौज ने अपने चेस्ट के करीब रखा होगा। और थोड़ा बहुत तो ख्वाजा आसिफ को पता होगा, जो वो कह रहे हैं कि DGISI के वादा माफ गवाह बनने पर, साबिक DGISI के वादा माफ गवाह बनने पर कोई पेशगोई नहीं कर सकता। तो ना करो ना, बेहतर यही है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं। और आपने कहा हवा में मामलात, वो कह रहे हैं मामलात ज़्यादा अरसे मुअल्लक नहीं रहेंगे, ये सब चंद दिनों में तय हो जाएंगे। नहीं, चंद दिनों में नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, यही मेरा मौक़िफ़ है। पहले भी ये कह रहे थे जल्दी हो जाएगा, चंद दिनों में नहीं होगा। जो होना था वो हो गया है। स्टेज 1 स्टेज 1 ये है कि जी कोर्ट मार्शल होगा। वी हैव इनफ एविडेंस टू फील दैट दिस इज जस्टिफाइड एंड वारंटेड। यहाँ तक उन्होंने बात कही है। अच्छा। ये भी उन्होंने फिर चीज़ें कोई क्लोज नहीं किए दरवाजे। उन्होंने कहा हाँ, अगर कोई सिविलियन, नो मैटर हाउ हाई रैंकिंग इट मे बी, ही और शी मे बी, अगर दे आर इन्वॉल्व देन दे विल बी हॉल्ड अप। बट ये नहीं कहा कि इमरान खान को हॉल्ड अप करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने इन प्रिंसिपल बातें की हैं और ओपन छोड़ दिया बहुत कुछ, विच मीन्स टू से दैट अभी गुंजाइश है इन मूविंग फॉरवर्ड। वो क्या गुंजाइश है, वो सियासी है या कोई और है, स्ट्रेटिजिक है, टेम्प्रेरी है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वी डोंट नो। इस मुल्क में
इट्स वेरी डेंजरस टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। इंस्टीट्यूशंस भी यू टर्न्स ले लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी कही आपने। लेकिन ये जिस अंदाज में, जिस रफ्तार के साथ गो स्लो पॉलिसी पे चल रहे हैं, इससे कम से कम जल्दबाजी में एहतसाब का तासुर नहीं आएगा ना, कि जल्दबाजी, और आप एक एक चीज़ देखी जाएगी और प्रॉपरली एक प्रोसीजर को करने के बाद आप ये नहीं कह सकेंगे कि हवा में ही चीज़ कर दी। देखिए, बहुत कॉशियसली क्लियर हमें दो बातें नज़र आ रही हैं। एक बात हमें समझ आ रही है कि आजकल की जो सुपीरियर या नॉन सुपीरियर जुडिशरी जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी, मेजॉरिटी में नहीं जाएगी। इसका मतलब है जितना, नो मैटर हाउ सीरियस द केस अगेंस्ट हिम, वेदर इट इज़ करप्शन और एनीथिंग एल्स, ये जज हजरात पॉपुलिज्म के साथ रहेंगे। अच्छा, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर ऐसे है तो फिर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बैक सीट पे हो जाती है, पॉपुलिज्म फ्रंट सीट पे आ जाती है। ठीक, इस सूरत में फिर एक इशू बन जाता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि व्हाट टू डू। अगर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डोंट प्रिवेल तो फिर वो क्या करेंगे। अच्छा, दैट इज़ वाई देन दे यूज़ द यार्डस्टिक ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कोर्ट मार्शल, एंड यूज़ दैट अदर रूट, जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। इसीलिए खान साहब अब उस रास्ते को ब्लॉक करना चाह रहे हैं जो जिन्होंने प्रीएम्प्टिव पिटीशन की है, ठीक है ना, उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। मगर बात ये होती है कि इवेंचुअली ये सियासी मामले होते हैं। इनको अगर आप कानूनी तौर पे इनको आप नेगेट करने की कोशिश करें तो वो लास्टिंग सोल्यूशन नहीं होती। लास्टिंग सोल्यूशन इन अ सिस्टम लाइक आवर्स वे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सारी चीज़ें इनकी काफ़ी अहमियत है। वी आर नॉट अ वन पार्टी सिस्टम और अ कम्युनिस्ट सिस्टम और ऑटो डिक्टेटरशिप कि जो आप चाहें कर लें। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है एंड लॉ की हिस्ट्री है एंड जस्टिस की हिस्ट्री है। वो और बात है कि उसमें टिल्ट्स थे फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इस दफ़ा द टिल्ट इज़ ऑन द अदर साइड। तो इसलिए गुंजाइश है फॉर नेगोशिएशन, फॉर फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर, बिकॉज ये क्लियर है जो मैंने कहा ना, एक बात कि जी वो रास्ता ढूंढेंगे, दूसरी बात ये कि unless there is a political solution, one step by step, the establishment and government will move in one direction, which is the anti direction. वो मजबूरी है, they have no choice but to go there. तो अगर तो खान साहब ने सेटलमेंट करनी है तो मेरा ख्याल है सेटलमेंट इज़ नॉट डिफिकल्ट. खान साहब हैज़ द पावर टू डू अ यू टर्न एंड टू से ओके वी विल नॉट एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह पे, हम गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, गिव अस अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ये मुश्किल हालात है नेशनल इंटरेस्ट में. आप 2-3 साल चला लें, आपके 4 साल रह गए हैं, ऐसे ही है ना इस गवर्नमेंट के, तो 4 साल रहने देना, आप मेहरबानी करें तो 1 साल और ले लें. अच्छा. फिर इलेक्शन करा लें और मुझे मेरे केसेस विड्रॉ करें. अच्छा. और मेरे लोगों को रिलीज़ करें. ठीक है, और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दें. अच्छा. ये उनकी मैक्सिमम डिमांड हो सकती है. मगर ये फिर इसके ऊपर नेगोशिएशन होगी कि नहीं हमें ये नहीं, तो एक करके कोई सेटलमेंट करें जिसके साथ रास्ता भी खुले. और ये जो क्लैश है बिटवीन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट एंड एन इररेजिस्टिबल फोर्स, ये क्लैश अवॉइड हो जाए. बिकॉज इसके अंदर ये सिर्फ बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड खान साहब नहीं है, इट्स बिटवीन इंस्टीट्यूशंस आल्सो, व्हिच इज़ वेरी बैड फॉर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री. आप एक देरपा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा बहुत कदम बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जब जेल में बात करते हैं तो वो अपनी शराइत हैं जो इससे पहले वो करते आए. अब 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है उसको लेकर बहुत सी कयास आराइयाँ हैं. इजाज़त मिल गई इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन जलसे का मकाम तब्दील हो गया. दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है कि अब की बार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर पाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जलसे के हैं 3 मकासद, उनमें से कुछ सेठी साहब ने बयान किए, हूबहू वही मकासद हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन मामलात को लेकर किस हद तक बातचीत मुमकिन हो पाएगी अगर हुकूमत कोई एफर्ट करती है? ब्रेक के बाद शो में एक बार फिर खुशामदीद. इमरान खान साहब ने बताया कि 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद कौन से हैं. एक ये कि चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए जैसे कि आपने भी फरमाया. फिर ये कि कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवानी है, ये तब से लगे हुए हैं जब से तहरीक अदम एतमाद आई. और फिर तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया का क़याम है, यानी नवे वो आपने कहा कि एक्सटेंशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो नहीं देना चाहते. फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आज बता रहा हूँ मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है. सेठी साहब, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इमरान खान साहब जेल में, आप ये कह चुके शो में भी, ये सब जानते हैं, इमरान खान साहब को लोग देखने के लिए आते हैं और उनकी तकारीर सुनते हैं, वो नहीं कर पाते उस तरह से तकारीर. उस जलसे में ऐसा क्या होगा जिससे
खौफजदा होकर अनासिर चाहते हैं कि ना हो ये जलसा? दो बातें हैं यहाँ। पहली बात तो ये है कि खान साहब कहते हैं इस जलसे का मकसद क्या। जो उन्होंने मकासद बताए हैं वो तो जलसों के ज़रिए तो रिजॉल्व नहीं होते, वो तो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जाके रिजॉल्व होते हैं। अच्छा। वो जलसे से नहीं होता। तो ये कहना कि इसका ये मकसद है कि हम अपने जो इश्यूज हैं उनको हम खड़ा करें, वो तो खड़ा कर करके थक ही गए हम सब सुन सुन के। दे नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा। तो मगर दिस इज द अटेम्प्ट हियर इज टू कीप द फैन बेस अलाइव। अच्छा। मायूसी ना हो पीटीआई के रैंक एंड फाइल के अंदर कैसी बैग हैं। हाँ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑल इज लॉस्ट। खान जो है इसकी पॉलिसी चल नहीं रही है। अच्छा। और हमारा सपोर्ट बेस कम होता जा रहा है। पोजीशन है ये जो जिस किस्म के माशी इक़दामात कर रहे हैं आवाम के हक में आहिस्ता आहिस्ता ये शायद कामयाब ना हो जाएं। अच्छा। और हमारा वोट बैंक जो है वो पीछे ना हट जाए, गिर ना जाए। तो अपनी अग्रेसिव इंस्टिंक्ट और एग्रेसिव पोस्चर जो है उसको बरकरार रखने के लिए ये जलसे किए जाते हैं, शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस और एंड सो ऑन। तो ये खान साहब का ये मकसद था। मगर साथ साथ ये भी हुआ कि एक कदम वो पीछे हट गए जबकि उन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया और फिर अपना वेन्यू चेंज कर लिया। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। तो जाहिर है वो अगर तकड़े रहते तो वेन्यू कौन रोक सकता था इनको। मगर क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप यहाँ ना करें फलानी जगह पे कर लें, तो इट वाज बेटर कि आप वो एक्सेप्ट कर लें ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो in terms of breaking the law। अब तो खैर कानून भी बनाने जा रहे हैं वो जी, ये सेनेट से बिल मंजूर हुआ। हाँ, वो कर लेते हैं बाद में। तो बात ये है कि अब ये जलसा तो होगा। अच्छा। और एस्टैब्लिशमेंट ने इसलिए ये भी होगा कि अदालत ने कहा कि ये होगा, इनको जगह दें, इनका हक है ये। अगर अदालत ये उनके फैसला ना करती तो शायद इनको इजाज़त ही ना मिलती। मगर अब अदालत ने जो कह दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि जलसा होगा, अगर इनका हक बनता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, वाह वाह ब्ला 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 ब्ला, तो अब उनको जगह तो देनी थी। उन्होंने जो एक्सक्यूज़ लिया था सिक्योरिटी का वगैरह का वो हो गया, तो अब दे हैव टू गिव देम अ सेफ प्लेस एंड प्रोटेक्ट देम। अच्छा। तो वो अब इन्होंने दिया, इनको जगह दी है और ये कह रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं, ये जाएंगे। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि अगर खान साहब इसको शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाह रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का ये मजबूरी होगी कि उसको शो ऑफ स्ट्रेंथ ना होने दें। जलसा भी हो और ना हो और शो ऑफ स्ट्रेंथ ना हो। अच्छा। तो जो हर किस्म की रुकावट क्रिएट की जाएगी जो कि वो कर सकते हैं। अच्छा। जिसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो सकता कि आपने ये कंटेनर्स क्यों लगा दिए, आपने ये रास्ते क्यों बंद कर दिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलवेज से कि ट्रैफिक प्लान था, ये था, वो था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा जलसा ये नहीं होगा। अच्छा। अगर खान साहब का ये ख्याल है कि लाख बंदा आ जाएगा, मेरा ख्याल है अगर 20,000 बंदा भी आ गया तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। अच्छा। सो वी हैव टू वेट एंड सी। मगर सवाल आपका बड़ा वैलिड था कि खान साहब के बगैर जलसा कैसे होगा। अब अमीन गंडापुर को सुनने के लिए तो वो केपी के कुछ लोग तो सुन लेते हैं और पुलिस फोर्स निकाल लेती है लोगों को, और पार्टी भी स्ट्रांग है केपी में। मगर यहाँ तक लोगों को लाना तो पिंडी के लोग तो कुछ आ ही जाएंगे, मगर रुकावटें होंगी उनके लिए। केपी से भी 2-3 हज़ार शायद लोग आ जाएं, पर आपने देखा लोग आते कैसे गाड़ियों में। अब गाड़ियों के जलसे के साथ तो जलसे नहीं बनते ना, वो तो बसों के जलसों के साथ बनते हैं। हाँ। तो क्या इस किस्म की इंतज़ामिया है? वो होगी अगर केपी गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड अपना सपोर्ट करे और बसेस का भी इंतज़ाम करे आउट ऑफ एक्सचेकर फंड्स, और वो पार्टी को दे और लोग जो हैं बसेस भर भर के ये लोग लेके आए। मगर उनके लिए भी रास्ते में रुकावटें होंगी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अच्छा। नहीं जाने देंगे, बहुत को रोक लेंगे, डिले कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रोड ब्लॉक्स होंगे, वगैरह वगैरह। तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग जलसा। ओके। इफ़ इट इज़ अ बिग जलसा, वेल डन, आई विल से वेल डन, क्योंकि कोशिश इस गवर्नमेंट की यही होगी कि बड़ा जलसा ना हो। अच्छा। तो अगर ये कर लेते हैं उसके बावजूद तो ऑल marks to them, my hat off to them, but we have to wait and see। मगर at the end of the day उस जलसे का जो भी मकसद है वो पूरा नहीं होगा। वो शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो नहीं हो पाएगी। शो ऑफ स्ट्रेंथ अगर होती तो इतनी पॉपुलिज्म है खान साहब के हक में, तो अभी तक वो उसका पता ना चल जाता उसका असर कितना है और कितना नहीं है। जैसे मीनारे पाकिस्तान का जलसा। हाँ। तो वो तो है नहीं, सबको पता है कि खान साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। तो वो दिखाने की अब क्या ज़रूरत है, सबको पता ही है। हर पोल जो है वो कहता है कि खान साहब हैज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट। और अगर आप
वर्बल जाके वॉक्स पॉपुलाई भी ले लें तो सारे 10 में से 6-7 लोग जो है वो खुल के कहते हैं हम तो खान के सपोर्टर हैं। आप पंजाब में ले लें, केपी में तो ज़्यादा कहेंगे, सिंध में कम कहेंगे, बलूचिस्तान में कम कहेंगे, मगर पंजाब में कहेंगे और केपी में कहेंगे। दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ओवर 50-60% ऑफ द वोटिंग पब्लिक। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। बट आई डोंट थिंक खान विल अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। ये एक शो करना था कि हम चुप करके नहीं बैठे हुए, वी आर प्रोटेस्टिंग। अपने सपोर्टर्स को एक हौसला देना था जो 22 अगस्त के बाद हुआ। Absolutely. तो उन्होंने ये हौसला देना था, लेकिन लंबे नहीं पे आ गए। वी आर स्टिल फ्लेक्सिंग, खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सपोर्टर्स को एक मैसेज चला जाएगा कि पार्टी जो है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 4 धड़े बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं, वो एक इत्तेहाद का तासुर चला जाएगा। लेकिन वही बिल वाली बात कि फिर गवर्नमेंट क्यों बिल पेश कर रही है? अगेन सेम रीज़न, मैंने आपसे कहा रुकावटें क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये वही उसी किस्म की धमकी है कि तुसी आओ तो सही, अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰ के अंदर करांगे। बने ना, जाहिर है कोई ना कोई चार्ज लगा के कि आपने ये लॉ वायलेट किया। अच्छा। अब लॉ को आने देना, देखिए उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा। गमला तोड़ता तो ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर कर देंगे। शोर पाया, गलत गल करती, फलानी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई नारा लगाता, सारे ਨੂੰ फड़ के ले जाएंगे। ठीक है, अनरूली हुए, आपने कोई बंदूकें ले आए, पिस्तौल ले आए, तो हम बंद कर देंगे। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज विल कम अप कि जी आपको इजाज़त दी फॉर अ पीसफुल रैली एंड यू ब्रोक द लॉ, ये कानून ये कहता है, चलो 3 साल वास्ते। ये वैसे ही है जैसे कि 9 मई के बाद क्रैकडाउन हुआ ना, उसका एक पैगाम था। अच्छा, उन क्लासेस के लिए, लोगों के लिए जो निकले थे बाहर। क्या हुआ उसके बाद? नहीं ना निकलते अब लिबर्टी चौक में, लाहौर में पहले 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाता सी, हुण 2,000 बंदा इकट्ठा होगा। हाँ, हुण डरदे ने कि फड़ के ले जाएंगे और जेल सुट देंगे। इसीलिए सख्ती की उन्होंने। एक मैसेज देनी थी कि वी मीन बिजनेस। ये कानून भी उसी किस्म की मैसेज है, वी मीन बिजनेस। हुण आओगे तो फड़े गए ना तुसी तो धर देंगे फिर। ठीक। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे सेनेट में कि इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं है। 100% जलसे से, एक नहीं आगे भी जो होने हैं। अच्छा। वो एक्चुअली एक फ़लसफ़ा है हर एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका इंक्लूडिंग खान साहब गवर्नमेंट जब वो पावर में थे, कि इस्लामाबाद इज़ कैपिटल टेरिटरी जी, इसको डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर आके एहतजाज नहीं होने चाहिए। आपको जलसे करने हैं तो लेट्स डीमार्केट एरियाज एंड ग्राउंड्स, जहाँ आप आएँ आराम से जलसा करें और घर चले जाएं। जैसे लंदन में हाइड पार्क में आप कर लें, या सड़कों पर भी आपने चलना है तो पीसफुल तरीके से लोग चलते हैं और कोई वहाँ रेंजर्स नहीं होते, कोई वहाँ आर्म्ड पुलिस नहीं होती, वहाँ हेलमेट्स भी नहीं होते, वो तो बॉबीज साथ चलते हैं और चुप करके विदाउट अ स्माइल और अ स्काउल वो साथ जलसे के साथ चलते हैं और लोग करते रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। सिंबॉलिक सा होता है बड़ा। मगर ये है कि जी सी ऑफ पीपल, जरा 5,000, 10,000, 10 लाख, 5 लाख लोग थे, वो तस्वीर लग जाती है, प्रोटेस्ट रजिस्टर हो जाती है, और गवर्नमेंट कंटिन्यूज। तो अपनी वो उसके साथ पॉलिसी चेंज नहीं होती। पॉलिसी चेंज होती है अगर 20 दफ़ा उसी किस्म के जलसे हों और उनमें तशद्दुद का ख़तरा हो या वायलेंस प्रोटेस्ट का ख़तरा हो और दिन ब दिन बढ़ते जाएं, तो फिर वो 1-2 साल लगते हैं पॉलिसी चेंज करने में। जैसे वियतनाम की पॉलिसी चेंज करने में इट टुक 2 or 3 years ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस द ग्लोब, कि उस वक्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, देन ही हैड टू बैक ऑफ। तो ये वक्त लगता है। अवामी प्रोटेस्ट जो होती है वो एक जलसे के साथ पॉलिसी चेंज नहीं कर पाती। इट टेक्स मैनी जलसाज एंड मैनी प्रोटेस्ट्स एंड बिगर टू रजिस्टर द एंगर एंड रेज के अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी। ठीक, मुस्तकिल पुश यानी चाहिए होता है उसको, ये एक के साथ काम नहीं चलता। अब बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के दीगर मामलात को लेकर भी जलसे जुलूस निकालने का इरादा रखती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से क्या मुतालबा सामने आया है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिट साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है हिस्सा, और असद कैसर साहब और लतीफ़ खोसर साहब अगर आके ये कहें कि हम पूरे मुल्क में निकल रहे हैं बलूचिस्तान की सिचुएशन को लेकर, अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं लेती इस मामले को तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो APC बुलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर APC बुलाने की बात करती है, फिर स्पीकर अयाज सादिक साहब के चैम्बर में इस पर मुशावरत होती है, तो आपको ये सीरियस एफर्ट लग रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन जाएगी सोल्यूशन का? डिफ़िकल्ट टू से। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है और इत्तेहादी पार्टियाँ जी कोई ऐसा मौक़िफ़ किसी कॉन्फ्रेंस में इख्तियार नहीं करेंगे जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो।
अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसी बड़े वाज़े तौर पे बता दी है, आज भी बताइए जी, ठीक है। इसके खिलाफ जाना गवर्नमेंट के लिए या कोई ऐसी बात कर देना जिससे एस्टैब्लिशमेंट को शर्मिंदगी का बायस हो या इख्तलाफ हो जाए, वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, उनकी इत्तेहादी पार्टियाँ नहीं करेंगी। अच्छा, अलबत्ता इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़रूर कुछ ना कोई बात करेंगे, स्पेशली पीटीआई वाले। पीटीआई वालों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। पीटीआई वाले तो जब भी उनको मौका मिलता है, अभी सेनेट के अंदर डॉक्टर ज़रका ने भी बलूचिस्तान के ऊपर लंबी चौड़ी बात की, मगर बात ये है कि ये आके बात खड़ी कहाँ होती है? खड़ी यहाँ होती है करना क्या है, अब जी करना क्या आगे, वहाँ आके डेडलॉक हो जाता है। गवर्नमेंट भी कहती है कुछ करना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट भी कहती है बिल्कुल हम तैयार हैं करने के लिए कुछ, सभी ये कहते हैं कि सोल्यूशन ढूंढे, मगर कोई बताता नहीं है सोल्यूशन क्या है। अब क्या है सोल्यूशन? ये मैंने पिछले प्रोग्राम में इशारा किया था कि सोल्यूशंस जो भी है वो बड़ी मुश्किल हैं और उसके लिए प्री कंडीशंस होती हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा बिकॉज फिर वो काट देंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए। मैं इतना ये ज़रूर कहूँगा आपको कि ये कॉन्फ्रेंस में बातें बड़ी होंगी। अच्छा। कोई नई बात नहीं होगी, सिर्फ ये होगा कि देखिए अख्तर मैंगल को वापस लाया जाए, उस अख्तर मैंगल जैसे जो नेशनलिस्ट हैं उनकी बात सुनी जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए। अच्छा, ठीक। ये जो बलोच स्टूडेंट्स हैं या मिडिल क्लास जो प्रोटेस्ट कर रही है डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, उनके साथ मज़ाकरात किए जाएं, उनके साथ बात की जाए, उनके रास्ते में रुकावटें ना क्रिएट की जाए, उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। ये दीज आर नॉट सोल्यूशंस। देखिए यहाँ सीरियस इशू है। पीपल लाइक अख्तर मैंगल वो अब अपने आप को थ्रेटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज वो तो सेसेशन नहीं है, वो तो है ऑटोनॉमी मांगने वाले कि हमारे हक हमें मिले जाएं, हमें ज़्यादा हमारी आज़ादी हो, हमारे वसाइल जो है वो हमारे ऊपर, उसकी वसाइल जो है वो हमारे लिए इस्तेमाल किए जाएँ, हमारी गरीब आवाम के लिए कुछ किया जाए, ये किया जाए, हमें नौकरियाँ मिलनी चाहिए, हमें ये होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, यहाँ भी सड़कें बननी चाहिए, यहाँ भी ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो उनका ये तो नहीं है कि जी हम अलहदा होना चाहते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ आती है बात, जब ये सवाल खड़ा होता है ना कि हमें महरूम किया गया, हमें मिला नहीं है, आगे से जवाब ये मिलता है हमने ये दिया ये दिया, ये हम भी उस दिन कह रहे थे जी जरदारी साहब ने 1.25 अरब रुपया दे दिया, नवाज शरीफ ने ये दे दिया, अख्तर मैंगल को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, मालिक साहब को भी बना दिया एंड सो ऑन, मगर वो चलते नहीं, वो चल नहीं पाए। They couldn't complete their terms as chief ministers. वो अपनी नेशनलिस्ट कंस्टिट्यूंसी के लिए कुछ नहीं कर पाए बिकॉज उनके हाथ बांध दिए गए थे, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि दिस इज़ द रियल इशू और इसके ऊपर कोई सोल्यूशंस नहीं है इन माय व्यू। अगर मुझे लोग पूछते हैं जी सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन एक है कि यू हैव टू हैव अ मेजर रीथिंक बाय द नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ कि बलोच जो नाराज़ हैं आपसे उनको वापस कैसे लाया जाए और उनको यहाँ बलूचिस्तान के अंदर पावर कैसे दी जाए या जो भी है। अब बात यह है कि वहाँ तो इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का इशू बन गया है, वो तुसी साढ़े इन्ने बंदे मारते, वो कहते तुसी साढ़े इन्ने बंदे डिसअपेयर करते मारते, तो इसको कैसे ब्रिज किया जाएगा? तो ये जो तारीख के अंदर क्या हुआ मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सोल्यूशन है। जो तारीख के अंदर इस किस्म की मूवमेंट्स के साथ या इस किस्म की रियासतों के साथ या इस किस्म की हुकूमतों के साथ उन्होंने क्या रास्ते इख्तियार किए, वो यही होता है कि जब वो टेबल पर आएंगे तो फिर आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें दे दी जाती है, आपको माफ़ कर दिया जाता है, एमनेस्टी कर दी जाती है, आप वापस आएँ, मेन स्ट्रीम पे आए, केसेस ड्रॉप हो गए वगैरह वगैरह। अच्छा। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया उस स्टेज से। अच्छा। वो स्टेज शायद थी पहले 5-10 साल पहले, जबकि कुछ बलोच ट्राइबल लीडर्स एग्जाइल में थे और उनका उस वक्त तक भी कंट्रोल था। अब उनके हाथ से भी गेम निकल गई है। अब उन लोगों के हाथ में गेम आ गई है जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। अच्छा। तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे, वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, और उस वक्त एक्सटर्नल हैंड भी इतना बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा एक्सटर्नल हैंड भी है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो आपको एक्सटर्नल हैंड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अच्छा। अब वो कैसे है वो अलग एक डिबेट है, क्योंकि एक्सटर्नल हैंड को जब आप न्यूट्रलाइज करने जाते हैं तो वो आगे से कहते हैं आप भी अपना हैंड न्यूट्रलाइज करें, आपके भी हैंड कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है, तो वो फिर लंबी डिबेट है। तो वो पहले प्री स्टेप जो
तो जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको अलग करना पड़ेगा उससे। अच्छा। उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और आपको भी वहाँ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। जब वहाँ सेटलमेंट हो जाएगी तो फिर वो इनको हेल्प करनी बंद कर देंगे, फिर ये टेबल पे आने के लिए तैयार होंगे। टेबल पे आएंगे, अगर वीकनेस से आते हैं तो नहीं आना चाहेंगे, अगर स्ट्रेंथ से आते हैं मगर आगे देख के कि आगे क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा, तो फिर शायद को एक सेटलमेंट हो सके। बट सेटलमेंट हैज़ टू बी इंटीग्रेशन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। और ये जो सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमने इतने पैसे खर्च किए, ये किया वो किया, भाई कहाँ हैं, हमें तो नज़र नहीं आए। बस वो दिखाना शुरू कर दे मीडिया पे तो फिर ये बात नहीं, वो है क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, वो खा जाते हैं। इनके जो इनके साथी खड़े हैं, इनके साथ जो ट्राइबल सरदार इनके साथ खड़े हैं वो खा जाते हैं। तो क्या ये न्यूट्रलाइज करने का अमल है जो इस्तीफा दिया गया अख्तर मेंगल साहब की जानिब से? अख्तर मेंगल साहब इज़ फीलिंग थ्रेटेंड। वो इज़ द लास्ट ऑफ द सब नेशनलिस्ट। उनके वालिद साहब खैर बख्श मरी, अताउल्लाह, वो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए एंड सो ऑन, और लड़ते रहे ऑटोनॉमी के लिए, काफ़ी तंग किया उनको। अच्छा। और उनसे पावर भी छीन ली, जेलें काटी उन्होंने। अख्तर मेंगल इज़ द लास्ट। एक दो और लोग हैं ऐसे। अब वो उन्होंने हमेशा इलेक्शन लड़ी मगर इलेक्शन में वो 1-2 सीटें लेके 3 सीटें लेके आ जाते हैं। अब वो ही इज़ फीलिंग आइसोलेटेड। कभी मेरी आवाज़ ही बंद हो गई, मैं इलेक्शन होके जाता भी हूँ तो मेरी को सुनता नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि बलोच सब नेशनलिस्ट जो हैं या नेशनलिस्ट हैं उनके साथ बात करो। अच्छा। और उनको मजबूत करो ताकि वो मारूंग के साथ और जो लोग हैं याज हैं उसके साथ बात हम कर सकें, उनको हम विद इन द फोल्ड ला सकें। आप तो हमारे हाथ मजबूत ही नहीं करते, आप तो समझते हम भी वी आर ऑल्सो ट्रेटर्स। तो हम फिर तो फ़ायदा क्या है यहाँ बैठने का, क्योंकि हम तो वहाँ से भी महरूम हो रहे हैं। वो जो अवामी सपोर्ट है वो कहते हैं तुसी तो यू आर पपेट्स ऑफ द रेजीम। तो अब तो इलेक्शन करके पैसे खाने आते हैं, और आप जो है वो हमें हमारे हाथ नहीं मजबूत करते कि हम उनको अपीज़ कर सके, उनको साथ लेके चल सके। तो हमारा रोल क्या रहा है? तो यही वो रोते हैं कि आपने हमारा रोल ख़त्म कर दिया है, आपने वो लोग सरदार साथ ले लिए जो कि रियासत के साथ हैं मगर अवाम के साथ नहीं है। ठीक, डिस्कनेक्ट है ना। हाँ, तो इनकी सियासी गुंजाइश, जैसे अब अनवारुल हक काकड़ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो कह रहे हैं सियासी गुंजाइश नहीं रही इनके लिए और अब ये रेलेवेंट होने के लिए, अटेंशन सीकिंग के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए ना, यही एटीट्यूड है ना। अटेंशन नहीं सीख कर रहे, वो अपनी सर्वाइवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो फारग हो जाएंगे, जो नीचे से जो तंजीम आ रही है वो इनको इट विल ब्रश देम असाइड। एक तरफ से रियासत इनको ब्रश असाइड कर रही है, एक तरफ से अवामी तहरीक जो नीचे से आ रही है वो इनको ब्रश असाइड कर देगी। तो इनकी यूटिलिटी क्या है? लेकिन हुकूमत तो कोशिश करी एंगेज करने की। वो हुकूमत तो लगेगी ना, वो तो कहेगी ना कि आप ना जाएं, ये ना करें, वापस आ जाएं। ठीक है, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके और भी बहुत से पहलू हैं, आने वाले शोज़ में वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मामला भी था जो आज ज़ेरे गौर आना था, उसको लेकर बहुत सी बगलें बजाई जा रही हैं और क्लैरिटी भी पंजाब हुकूमत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस पर वजाहत और फसाहत बहुत ज़रूरी है। हम जानना चाहेंगे सेठी साहब से उस मामले पर भी आने वाले प्रोग्राम्स में। लेकिन जैसे सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आप सब जानना चाहते हैं सेठी साहब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी, और बहुत से सवालात आपके बांग्लादेश से शिकस्त के बाद आए भी हमें, और वो हमने हुजूर सेठी साहब के सामने भी रखे, लेकिन सेठी साहब ने उनको वेल लेफ्ट किया। कब तक ऐसा चलेगा? आने वाले शोज़ में हम ज़रूर सेठी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं बात करूँगा। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मैं अख्तर मेंगल वाला पोजीशन इख्तियार कर रहा हूँ। नहीं सेठ साहब, हम आपका इस्तीफा कबूल नहीं करेंगे। मैं नहीं लूँगा वापस अपना फैसला। हाँ, नहीं, मुज़ाकरात होंगे इस मामले पे, और आपका सवाल जब हम सेठी साहब को सुनवाएंगे तो जाहिर है उसमें इतना वजन तो ज़रूर होगा। आप सेठी साहब की व्यूवर हैं, आप जानते हैं कि क्या सवाल होना चाहिए और इससे कोई भी ऐसा पहलू ना निकले जिससे किसी शख्स पे अटैक मकसूद हो, और यह हम अच्छी तरह जानते हैं। तो आने वाले शोज़ में ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी। आप कुछ जानना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।